नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए हम आपको बिहार एससीईआरटी के जो प्रश्न हैं वो प्रैक्टिस करा रहे हैं। 1 से 5 के लिए भी हैं और 6 से 8 के लिए भी हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं जिसमें ईवीएस और साइंस पोर्शन आपका कवर होगा, जो कि सामान्य अध्ययन पोर्शन के अंतर्गत ही आता है। 100 प्रश्न करके प्रैक्टिस करा रहे हैं। तीसरा पार्ट आज हम देखेंगे, यानी 200 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो साइड में आई बटन पे पिछला वीडियो मिल जाएगा और अलग से प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 201 से। इसके अलावा ऊपर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे बिहार विद्यालय के पर्यावरण और हम कक्षा तीसरी से पांचवी, विज्ञान छठी से आठवीं के पाठ्य सामग्री पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपके। तो आपका प्रश्न 200 तक हम करा चुके थे, तो 201 से हम स्टार्ट करते हैं। आवर्तकाल का मात्रक इनमें से क्या होता है? आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो, तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा। बाकी एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। और जो आवृत्ति की इकाई होती है वो होती है हर्ट्ज। यहाँ पर आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, तो आंसर यहाँ पर ई वाला हो जाएगा। इनमें किसकी आवाज की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है? यही वाला क्वेश्चन शायद हमने पूछा भी था पिछले वाले पार्ट में। तो जिन्होंने भी आंसर दिया था छोटे बच्चे की, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक जो होती है वो छोटे बच्चों की होती है। तो पतली आवाज, मोटी आवाज में ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ लिया था, यही सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, पराश्रव्य जो ध्वनि है उसकी जो आवृत्ति है वो इनमें से कितनी जो है वो है? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जो आपका पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण ये होता है परावर्तन। घर्षण तो बिल्कुल नहीं होगा, कंपन आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास कितनी होती है? तो मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है ये होती है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अपश्रव्य ध्वनि जो है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। कंपन आयाम का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? तो पहला यानी कि एम यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने अभी ऊपर बताया भी था कि आवृत्ति का जो मात्रक है वो होता है प्रति सेकंड कंपन, या फिर आपका हर्ट्ज। यहाँ पर देखेंगे तो प्रति सेकंड भी दे रखा है, हर्ट्ज भी दे रखा है, यानी आपका आंसर इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस कारक पर निर्भर करती है? उसके आयाम पर, उसके तारत्व पर, उसके शोर पर। तो आयाम आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अप्रगामी होती है। आंसर यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रकृति, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य पर पराश्रव्य तरंगों का क्या प्रभाव पड़ता है? सुनी जा सकती हैं या फिर नहीं सुनी जा सकती हैं? अभी ऊपर क्वेश्चन आया भी था उनके हर्ट्ज को लेकर के कि कितनी आवृत्ति होती है, तो ये नहीं सुनी जा सकती हैं। ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी इतनी आवृत्ति ज्यादा होती है ना कि वो मनुष्य के कानों को नहीं सुनाई देती है। ये मेन इसमें कारण होता है। अगला देखते हैं, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? प्रतिध्वनि आपका कई बार बता चुके हैं, बाकी ऑप्शन आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रतिध्वनि वो एक प्रतिध्वनि के रूप में इस तरीके से आपकी अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंगे कह लीजिए, जिसको लेकर के ऊपर बात किया था, तो वो जो है वो छोड़ते हैं, तो आगे जाकर के कोई वस्तु अगर रहती है तो उससे वो टकरा करके वापस आती है, तो उससे पता चल जाता है कि चमगादड़ को कि रास्ते में कोई चीज है। तो प्रतिध्वनि जो होता है उसका निर्धारण आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका, चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है? क्या कारण होता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति कारण होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के होने के कारण ऐसा होता है, यानी धर या ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण। बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण ऐसा होता है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर कोई विस्फोट नहीं। ये क्यों होगा? पहला ऑप्शन है ना, वायुमंडल की अनुपस्थिति। अरे भैया, कोई भी आपका ध्वनि है तो ध्वनि को चलने के लिए चाहिए होता है माध्यम, और माध्यम चाहिए होता है, मतलब अगर कोई विस्फोट हुआ तो ध्वनि जब माध्यम ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है चल ही नहीं पाएगी। तो वायुमंडल है ही नहीं, वही मेन कारण है। पता नहीं सी कहाँ से गलती से टिक लग गया। अगला देखते हैं, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, ये क्या संकेत होता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, कौन सा सही होगा? आंसर पहला ऊष्मीय प्रभाव जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपका है, निम्नलिखित
में से कौन ऐसी धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की जो चमक है उसको बढ़ाया जा सकता है? लोहा है, क्रोमियम है, तांबा है, कौन सा सही होगा? तो क्रोमियम आपका सही होगा। क्रोमियम ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? टीन का किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा का सुचालक कौन? तो आप कहेंगे लकड़ी, रबर बिल्कुल नहीं है, कागज भी नहीं है, तो कोई नहीं ऐसा है जो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। साइकिल के जो हैंडल होते हैं, पहिए के रिम होते हैं, उनको चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? क्रोमियम का जो है विद्युत लेपन किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा घोल है जो कि विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? तो नींबू का रस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये विद्युत का सुचालक है। बाकी आसुत जल, यूरिया ये सब नहीं होगा। अगला है आपका विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा आपका ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव जो है वो उत्पन्न करता है। इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो विद्युत धारा का कुचालक कौन? तो आसुत जल यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। आसुत जल विद्युत धारा का कुचालक है। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो तापमान रीडिंग होता है उसकी रेंज जो है वो कितनी होती है? तो उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है? क्या कारण होता है? तो हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, ये मेन कारण जो है यहाँ पर होता है। लोहे के जो पुल होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए कौन सी धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर जिंक आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और इसी को ही एक गैल्वेनाइजेशन करके भी पूछा जाता है। इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? तो तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम सबसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो कुचालक तो कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। और 25 प्रश्न हमारे जो है वो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं। अगला देखते हैं, वो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? तो वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। अगला आपका है, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं हो तो वो कुचालक हो जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, तो कोई वैसे यहाँ पर ऑप्शन कुचालक के अलावा हीन चालक भी दिया गया है, जो अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते। तो यहाँ पर आपका आंसर कुचालक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बात कर रहा है? आसानी से प्रवाहित नहीं होते, मगर थोड़ी मेहनत करें तो प्रवाहित हो भी जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो इसका सीधा सा मतलब है कुचालक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुचालक में कोई कितना भी कुछ कर लीजिए विद्युत धारा नहीं ही प्रवाहित होगी। पर यहाँ पर आसानी से बात किया गया है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीन चालक में पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हीन चालक में क्या आता है? रबड़ भी आपको देखने को मिलता है हीन चालक में। आवेश कितने प्रकार के जो है आपके होते हैं? आवेश की बात करते हैं तो 1 2 3 करके दिया गया ऑप्शन। आंसर यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। धनात्मक ऋणात्मक आवेश के प्रकार नॉर्मली हो जाएंगे। अगला देखते हैं। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, डीएलएड में बहुत पूछा जाता है। तो धन आवेश यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र के द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को भूकंप लेखी के द्वारा, यहाँ पर अभिलेखित की बात कर रहा है, तो रिएक्टर पैमाना, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगला आपका है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, जैसे माइनस प्लस है तो आकर्षण होगा। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम तड़ित कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ित। तड़ित बिजली गिरना से सुरक्षा से के लिए क्या करना चाहिए? जो ऊंचे वृक्ष के नीचे यही सेम क्वेश्चन पीआरटी में आया था, याद होगा आपको। ऐसा ही सेम था, कुछ ऐसे ही लाइनें लिखी थी कि ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेनी चाहिए, खुली जगह में घुटनों के बल समेटने, ऑप्शन बदले थे। बल समेट कर सिर को हाथों से ढककर बैठना चाहिए, ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका खुली जगह में घुटनों के बल समेट कर सिर को हाथों से ढककर बैठना चाहिए। सर बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला 235 प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं रिएक्टर पैमाना। इनमें से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक पैमाना जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। तो भूकंप है, तड़ित है, बाढ़ है, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि तड़ित जो है वो सही हो जाएगा। समान आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, या दोनों होता है? तो आंसर कौन सा होगा? तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, दूर भागते हैं। अभी बताया था ना कि विपरीत आवेश है तो आकर्षण होगा। अगला आपका है, विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की जो धातु की पट्टी लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? सुंदरता के लिए होती है तो बिल्कुल गलत है। विद्युत विसर्जन से बचने के लिए होती है, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मजबूती नहीं होगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। इनमें से किस थर्मामीटर में किंक होती है? प्रयोगशाला थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, या दोनों में? आंसर की बात करते हैं तो क्लिनिकल थर्मामीटर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको कहेंगे कि धनावेशित हो जाती है और कपड़ा आपका ऋणावेशित हो जाता है। इनमें से कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? सूर्य आपका यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुओं में आती है। वो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाता है? तो इसे हम प्रदीप्त वस्तुएं जो है वो कहते हैं। इनमें से कौन अप्रदीप्त वस्तुएं जिनमें प्रकाश अपने आप से ना है, सिंपल सा है, तो दर्पण आपका सही हो जाएगा। आग है, विद्युत बल्ब, तो इसमें तो नहीं होगा। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं कि एक तो होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जो आपतन बिंदु होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। और परावर्तन कोण और आप जो अपवर्तन कोण है उसका मान बराबर होता है। अगला है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? आयरिस नियंत्रित करता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 249, श्वेत प्रकाश में कितने रंग प्राथमिक रंग होते हैं? तो 5, 7 आपको विबग्योर में 7 देखने को मिलते हैं, परंतु प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्राथमिक रंग पूछा गया है। देखिए, अगर यहाँ पर प्राथमिक शब्द ना यूज किया गया होता, केवल कहा था गया होता है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो आप 7 आंसर के साथ जाते। प्रश्न में प्राथमिक पूछ लिया गया है तो अब आप 3 आंसर के साथ जाएंगे। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो आपका लाल होता है, आपका हरा होता है, और आपका नीला होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आंखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि जो है आपकी लोकप्रिय है? ब्रेल लिपि है, देवनागरी है, रोमन है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर ब्रेल लिपि यहाँ पर जो है वो पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 50 क्वेश्चन और रह गए हैं। कोशिश हमने की है कम समय में, लगभग 13 मिनट में 50 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और इससे कम ही समय में बाकी क्वेश्चन भी करा देंगे। वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को जो है वो क्या कहते हैं? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? आंसर यहाँ पर आपतित किरण जो है वो सही हो जाएगा। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो यही चीज मैंने बताया कि एक्चुअल में 7 रंगों में विभक्त होता है। प्रश्न में आपसे प्राथमिक रंग पूछा गया था, इसलिए प्रश्न का आंसर बदल गया। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो विक्षेपण प्रक्रिया के कारण जो है ये 7 रंगों में विभक्त होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस जो है वो रहता है? तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस रहता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, आइरिस में स्थित जो छोटे छिद्र हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? तो उनको हम पुतली का नाम जो है वो देते हैं। मानव नेत्र के रंगीन भाग को जो है वो क्या कहते हैं? तो इसको हम आइरिस या परितारिका, पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये जो है वो कहते हैं, ये सही हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा होता है, या कभी कभी होता है, या विशेष दिशाओं दशाओं में होता है? आप कहेंगे हमेशा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे अगर ये कोई रेखा है, ये आपका आपतन कोण या आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो दोनों बराबर होंगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर जो है वो बनता है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो रेटिना पर बनता है, कई बार पूछा जा चुका है। तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो यूज में लाया जाता है? तो थर्मामीटर का यूज जो है वो किया जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे सौर परिवार में टोटल कितने ग्रह हैं? 7, 6, 5, या इनमें से एक से अधिक? इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। हमारे सौर परिवार में टोटल ग्रह 8 आपको देखने को मिलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से। अगला देखते हैं।
सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻5 प्रकाश वर्ष। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वो विकल्प के अनुसार आपसे पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर होगा? शुक्र है, शनि है, मंगल है, तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र ग्रह हो जाएगा, क्योंकि क्रम कैसे चलता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो शुक्र बुध के बाद आता है, तो शुक्र आपका आंसर हो जाएगा। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। आंसर यहाँ पर आपका उल्काएं जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन प्राकृतिक उपग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा। आंसर यहाँ पर चंद्रमा आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक उपग्रह। इनमें से कौन ऐसा है जो ग्रह ही नहीं है? सीरियस, मंगल, बुध, तो बाकी तो है, ये सीरियस आपका ग्रह नहीं है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? शनि है, नेपच्यून है, शुक्र है। इंग्लिश में नाम दिया है, लिख दिया है इन्होंने नेपच्यून का, बाकी आपको पता है सबसे लास्ट में वरुण आता है, नेपच्यून वही होगा। यूरेनस और लास्ट में फिर नेपच्यून आता है। अगला, इनमें से कौन ऊष्मा का सुचालक है? लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि ऊष्मा इनमें से एक से अधिक में जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाती है। अगला है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है? आंसर यहाँ पर आपका बुध ग्रह जो है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह। अगला है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को जो है वो किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। अगला है, किस ग्रह को प्रभात तारा के नाम से भी जाना जाता है? शनि, बुध, शुक्र। आंसर यहाँ पर आपका भोर का तारा, सांझ का तारा, प्रभात तारा, बहुत से अलग अलग नाम है। आंसर यहाँ पर शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला है आपका, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य जो है वो नहीं है? तो सौर परिवार का सदस्य इनमें से तारामंडल जो है वो नहीं है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। इनमें से कौन आपसे पूछ रहा है तारा है? टाइटन है? नहीं है। फोबोस भी नहीं है। उच्छल तारा भी नहीं है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं आपका जो है वो सही होगा। जैसे सूर्य एक तारा है। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो आंसर की बात करते हैं यहाँ पर। इनमें से कोई नहीं आपका जो है वो सही होगा। सूर्य की जो सतह, मतलब जो केंद्र है, कोर जिसको कहते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, और उसकी जो सतह होती है जिसको कहते हैं फोटोस्फेयर, उसका जो टेम्परेचर है वो आपका प्रश्न में पूछा गया था, वो होता है 5700 डिग्री सेल्सियस, 5700 डिग्री सेल्सियस। अगला आपका है, खगोलीय पिंडों की जो दूरी है उसको किस इकाई में जो है वो मापा जाता है? तो इसको हम प्रकाश वर्ष में जो है वो मापते हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर परिवार में चमकीला ग्रह जो है वो इनमें से कौन सा है? तो शुक्र ग्रह आपका चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह ही नहीं है कोई? तो कौन सा है ऐसा उपग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह जो है वो नहीं है। और शुक्र का भी तो कोई उपग्रह नहीं है, तो आंसर इनमें से एक से अधिक के साथ आप जाएंगे। बुध और शुक्र दो उपग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला आपका है, मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह का। पृथ्वी का एक उपग्रह इनमें से जो है वो कौन सा है आपसे पूछा गया? तो पृथ्वी का तो चंद्रमा उपग्रह है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जो है वो जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण कहते हैं लाल ग्रह। अगला, जब एक चींटी काटती है तो वो संचरित करती है अम्लीय तरल, क्षारीय, उदासीन या क्षारीय दोनों? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय तरल जो है वो सही हो जाएगा। कौन सी गैस है जो कि हरित ग्रह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका हरित, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को हम चूसक, चूर्ण, प्रसूचक, कोई कुछ किसी भी नाम से इनमें से नहीं जानते, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है, वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो पड़ता है, तो वो किस पे पड़ता है? मनुष्यों पर भी पड़ता है, वृक्षों पर भी पड़ता है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। पर्यावरण का अजैविक कारक इनमें से जो है वो कौन सा है? तो अजैविक कारण आपका वायु जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा।
अजैविक कारण सीधे-सीधे निर्जीव जो हैं वो रख सकते हैं, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, बाढ़ है, सूखा है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, वो सब इसी में आ जाता है। विश्व तापन का मुख्य कारण जो है इनमें से क्या है? तो विश्व तापन का मुख्य कारण आपका है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस इनमें से जो है वो कौन-सी है? ऑक्सीजन है, ओज़ोन है, हाइड्रोजन है। आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होगा। तो कौन-सी गैस आपकी उत्तरदायी है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है वो उत्तरदायी है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन होगा नहीं, कोहरा बाधित होगा नहीं। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख अव्यय कौन से हैं? तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक देखने को मिलता है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगला आपका है वायु किसका मिश्रण है? गैसों का, द्रवों का, ठोस का। तो वायु किसका मिश्रण मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वायु में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 70, 78, 80। तो टोटल आपका 78% होती है नाइट्रोजन। वायु में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? तो आपका 19, 20, 10, 21, 21% ऑक्सीजन होती है। वायु प्रदूषक तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है? तो आपका धुंध कोहरा बनता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जलवाष्प में क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाती हैं? तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आपका कौन सी गैस है जो कि रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? तो घटाने का काम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये करती है। कौन सी गैसें हैं जो कि वैश्विक उष्णयन में अपना योगदान देती हैं? तो कौन योगदान देती है? इनमें से एक से अधिक। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, इस तरीके से ऑप्शन आपके दे रखे हैं। अगला आपका है जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र इनमें से कौन सा होना चाहिए? कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण, इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को जो है वो किस नाम से जानते हैं? विश्व उष्णन के नाम से जानते हैं। जो जल उपयोग के लिए योग्य नहीं होता उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम अपशिष्ट जल के नाम से जो है वो जानते हैं। इनमें से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? तो अपशिष्ट जल का स्रोत गंदा नाला जो है वो नहीं है, क्योंकि उसमें तो वो खुद ही आता है बाहर से। मतलब स्रोत पूछा गया है जहां से निकलता है, जैसे घरों से निकलता है, उद्योगों से, वो चीज। 299 क्वेश्चन हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे कि जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक की अवधि जो है वो कौन सी है? तो 2005 से 2015 आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, और हमारा एक ही पार्ट रह गया है क्योंकि टोटल 400 क्वेश्चन थे, 300 हमने करा दिए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि हरे फेफड़े किसे कहते हैं? जंगलों को कहते हैं, टिड्डी को कहते हैं, नदियों को कहते हैं, इनमें से एक से अधिक को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तो अगले प्रश्नों के साथ, कुछ नए सेट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।